वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग। इस लेक्चर में हम आगे लेके चलेंगे ड्राउनिंग। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर एस्फिक्सिया। इसके अंदर हम अलग अलग टाइप की ड्राउनिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बड़े क्वेश्चन के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन जो आपके थ्योरी एग्जाम्स में आता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ से शुरू होता है। फिर किसी भी एक टाइप ऑफ ड्राउनिंग के पोस्टमार्टम फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह के बारे में आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। सो विल स्टार्ट विद क्लासिफाइंग द ड्राउनिंग। दो टाइप की होती है। टिपिकल ड्राउनिंग, जो आपको याद है, पानी में डूब के मर गया। एटिपिकल ड्राउनिंग, इसमें पानी में डूबता तो है लेकिन फीचर्स वैसे नहीं आते जो पानी में डूबने की वजह से यूजुअली मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें टिपिकल ड्राउनिंग, मतलब कि या तो मीठे पानी में डूबेगा, फ्रेश वाटर, या फिर सॉल्ट वाटर, सी वाटर में वो डूब के मर गया। इसके अलावा एटिपिकल ड्राउनिंग, जिसमें कि हमें ड्राउनिंग के टिपिकल फीचर्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वाटर कभी लंग्स के अंदर एंटर ही नहीं करता। ड्राउनिंग एज ए डेफिनेशन भी हम ये बोलते हैं कि इंपेयरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू लिक्विड एयर इंटरफेस इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। पानी आ गया, उसकी वजह से एयरेशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से इंपेयरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन हुआ। ये ड्राउनिंग की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर वाटर आता तो है, इसके अंदर लंग्स तक पहुंचता है और सारे ड्राउनिंग के फीचर्स हमको मिलते हैं। इसके अंदर लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है किसी वजह से, और उसके अंदर हमको एटिपिकल फीचर्स मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एटिपिकल ड्राउनिंग। जैसे एटिपिकल ड्राउनिंग के साथ में स्टार्ट करें, टिपिकल ड्राउनिंग को हम डिटेल में आगे पढ़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राई ड्राउनिंग के साथ। इसके अंदर क्या होता है? ठंडा पानी है, लेरिंग्स में एंटर किया, लेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल को, लेरिंग्स या फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल को उसने टच किया, रिफ्लेक्स वेगल स्टिमुलेशन होगा, वेसोवेगल स्टिमुलेशन हुआ, उसकी वजह से हो गया रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट। मतलब लंग्स तक एंटर नहीं कर पाया पानी, उसकी वजह से हो जाएगा अल्टीमेटली लेरिंगोस्पाज्म। मतलब पानी मुंह के अंदर तो गया, पीछे लैरिंग्स तक या पीछे पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल पे टच हुआ, उसकी वजह से हुआ वेसोवेगल स्टिमुलेशन, उसकी वजह से हुआ रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट और हो गया लेरिंगोस्पाज्म। इसके बाद बोलते हैं हम इमर्शन सिंड्रोम। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। इमर्शन सिंड्रोम, सबमर्शन सिंड्रोम, हाइड्रोक्यूशन, कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, ये सब एक ही नाम है। क्वेश्चन बोल देते हैं हाइड्रोक्यूशन इज, और ऑप्शन में दे देते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन इन वाटर। सबसे अच्छा लगता है लेकिन वो होता नहीं है। इसमें क्या होता है, जब वाटर नॉर्मली 5 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें डिफरेंस, और जैसे कि आप एकदम से पानी के अंदर कूदे, आपके पांव पहले गए और आपके स्क्रोटम या एपिगेस्ट्रियम या जो आपके ईयर ड्रम्स हैं, इन पे अगर ठंडा वाटर टच हो गया तो उससे क्या होगा? वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था, उसकी वजह से हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, या कैटेकोलिमिन्स रिलीज हो जाएंगे, उसकी वजह से हो जाएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसके अंदर पानी आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है एक्सेप्ट दिस केस। उसके केसेस में हो जाएगा वेगल स्टिमुलेशन, बाकी सबके केसेस में हो जाएगा कैटेकोलिमिन रिलीज। ठीक है, तो ड्राई ड्राउनिंग, इमर्शन सिंड्रोम। सेकेंडरी ड्राउनिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमने नियर हैंगिंग में पढ़ा था कि इंसान हैंगिंग के बाद में थोड़ी देर, इतनी देर बच गया कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया, तो उसे उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, तो उसे बोल देते हैं हैंगिंग नहीं, नियर हैंगिंग। इसी तरीके से WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इंसान जो है वो पानी में डूब गया, उसके बाद 24 घंटे तक बाहर निकाला उसको और 24 घंटे तक सर्वाइव कर गया, फिर बाद में उसकी डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग या पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम। पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम किस लिए? क्योंकि इसके अंदर डेथ होती है इमर्शन के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जैसे कि ARDS, निमोनिया, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, या फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, इनकी वजह से डेथ हो जाती है, तो हम बोलते हैं इसको सेकेंडरी ड्राउनिंग। इसके बाद आती है आपकी शैलो ड्राउनिंग। शैलो वाटर ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? इसको अगर हम देशी भाषा में बोले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कैसे? सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जैसे कोई शराबी हो गया या फिर कोई छोटा बच्चा हो गया, वो क्या, छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर पूरे नहीं डूब सकते, लेकिन बस इतना डूबना है कि आपका नेजल और ओरल ऑरिफिस जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड रह जाए। ठीक है,
या फिर किसी को एक छोटा सा बकेट लिया, उसके अंदर उसका मुंह डाला और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो दैट इज होमिसाइडल शैलो वाटर ड्राउनिंग। एक्सीडेंटल शैलो वाटर ड्राउनिंग, बच्चा गिर गया थोड़े से पानी में, उसका मुंह नीचे है और उसकी वजह से वो डूब के उसकी डेथ हो गई। या फिर शराबी है, वो किसी गड्ढे में गिर गया, उसका बॉडी तो बाहर है गड्ढे के और मुंह गड्ढे के अंदर है, मुंह के आसपास पानी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। दैट इज एक्सीडेंटल शैलो वाटर ड्राउनिंग। इसके बाद हमने पढ़ा था आपकी टिपिकल ड्राउनिंग, उसमें दो टाइप की थी, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा, फिगर्स के बेसिस पे आपकी मेमोरी पक्की रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, कहानी सुनो। एक इंसान नदी में गिर गया, नदी यानी फ्रेश वाटर, सी या ओशन मतलब सॉल्ट वाटर। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी की कंसंट्रेशन जो होती है वो अराउंड 0.9% होती है NaCl। फ्रेश वाटर जो होता है वो अराउंड 0.5 से 0.4, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है। 5 to 6% होता है सी वाटर में। तो अब हम बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर मतलब 0.5 से 0.4 वाला जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, उसकी कंसंट्रेशन उसमें रिवर वाटर के अंदर सोडियम की या फिर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। फ्रेश वाटर या हाइपोटोनिक वाटर जब लंग्स के अंदर एंटर करता है, एल्वियोली के अंदर एंटर करता है, तो वहां से एल्वियोलर वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक है, अंदर मीडियम कैसा है, हाइपरटोनिक। वाटर फॉलोज द साल्ट, तो वाटर एल्वियोलाई से कहाँ गया, सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन में जब वो गया तो उसने वहां के ब्लड को कर दिया डाइल्यूट, उसको हम बोलते हैं हीमो डाइल्यूशन। जब हीमो डाइल्यूशन हुआ तो ब्लड के अंदर जितने भी आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। ब्लड के अंदर कौन से आयंस होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्राइमरीली, इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, तो हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोराइडीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। ये तो हो गया आपके ब्लड के लेवल पर, वस्कुलर लेवल पर। और सेलुलर लेवल पे क्या होता है, ये सेल है, इसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, 0.5 से 0.4, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर फिर भी अंदर जाता जा रहा है, फिर उसके बाद आरबीसी हो जाएगी बर्स्ट। आरबीसी के बस्ट होने की वजह से इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है, प्रेडोमिनेंटली पोटेशियम। पोटेशियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हो जाएगी इंक्रीज, मतलब हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया की वजह से हो जाएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और उसकी वजह से हो जाएगी डेथ। सॉल्ट वाटर के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक वाटर आ रहा है एल्वियोलाई में, तो इसकी वजह से ब्लड मतलब फ्लूइड जो है अब वस्कुलर कंपार्टमेंट से कहां चला जाएगा, एल्वियोलाइज के अंदर, मतलब पल्मोनरी सर्किट के अंदर आ जाएगा। जो फ्लूइड जो है, वाटर जो है, उसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन को काट के अब मैंने कंपैरिजन में उसको लिख रखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो हीमोडाइल्यूशन की जगह अब हो जाएगा हीमो कॉन्सेंट्रेशन। अब रिवर्स होगा, सोडियम आयन, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कंसंट्रेशन हीमो कंसंट्रेशन की वजह से हो जाएगी इंक्रीज। और सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, इसका फ्लूइड जाएगा, इसका वाटर कंटेंट जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर है हाइपरटोनिक मीडियम, उसकी वजह से आरबीसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्रीनेटेड, मतलब सिकुड़ जाएगी, श्रिवल्ड हो जाएगी, और पोटेशियम आयन जो है वो हो जाएगा कम। ये थोड़ा सा डाइसी है मैटर, इसमें कुछ बुक्स में लिख रखा है कि पोटेशियम रिमेन्स अनचेंज्ड, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, पर अगर आपको चूज करने को बोले तो हाइपोकेलीमिया इज मोर कॉमन देन हाइपरकेलीमिया इन सॉल्ट वाटर ड्राउन। इसकी वजह से यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं होता है, यहाँ होता है सर्कुलेटरी फेलियर या एसिस्टोल। पल्मोनरी फाइंडिंग्स के अंदर आए, अब पोस्टमार्टम के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, फ्रेश वाटर के अंदर क्या हो गया, पानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो आया था, बट उसके बाद में एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, बॉडी के सर्कुलेशन में। तो जो लंग्स रहेंगे वो फूले हुए तो रहेंगे बट हल्के रहेंगे। इसके कंपैरिजन में जब सॉल्ट वाटर के अंदर है तो सारा
बॉडी का फ्लूइड भी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, लंग्स के अंदर, तो वो बलून रहेंगे लेकिन हैवी रहेंगे। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं यूजुअली, तो ये पिंकिश इन कलर ही रहते हैं लंग्स इसके अंदर। इसके अंदर हो जाता है उसका कलर पर्पल, क्योंकि इसके अंदर डायलेटेशन हो रहा है उसका एल्यूलाइज का, तो इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं एम्फाइसेमीटर। इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो होती है एम्फाइसेमीटर, मतलब आपको फूले फूले से बलून लाइट पिंक टाइप के, मतलब कि जो नॉर्मल लंग होते हैं उसी टाइप के आपको फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर नहीं। इसके अंदर आपको किस टाइप का मिलेगा, सॉफ्ट जेली लाइक कंसिस्टेंसी। क्यों जेली लाइक क्यों हो गई, क्योंकि अब तो फ्लूइड खूब सारा आ गया है इसके अंदर, पेरेन्काइमल टिश्यू के अंदर ही खूब सारा फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसकी वजह से ये हो जाते हैं सॉफ्ट जेली लाइक। इनका बॉडी से निकालने के बाद में इनका शेप कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वही मेंटेन रहती है। जबकि सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या हुआ है कि वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जैसे ही वाटर कंटेंट निकलता है उसके अंदर से, लंग के अंदर से सेक्शन करने पे, वैसे ही वो पूरा का पूरा लंग कोलैप्स हो जाता है। इसके अंदर होती है प्रिडोमिनेंटली एयर, इसके अंदर होता है प्रिडोमिनेंटली फ्लूइड, तो ये हो जाते हैं कोलैप्स। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, जैसे क्रेपिटस, फ्लूइड और फ्रोथ। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर फ्लूइड एब्सेंट होता है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्रोथ जो होते हैं वो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्रोथ किसकी वजह से बनते हैं, आपके लंग्स के अंदर जब भी वाटर एंटर करता है तो वहाँ पे पल्मोनरी एपिथेलियम रिएक्ट करती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और सर्फेक्टेंट्स के साथ मिलके वो बनता है फ्रोथ। ठीक है, तो फ्रोथ दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर याद करने वाली चीजें कौन सी है आपकी, नंबर 1 हीमोडाइल्यूशन आपको याद रखना है और हीमो कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें डेथ किस वजह से होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। इसके अंदर कार्डियक एसिस्टोल या सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से होती है। अभी तक नीट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर इन पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया डिफरेंस के बेसिस। डिफरेंस में वो मैकेनिज्म तक ही कॉन्सेंट्रेटेड है और आयंस के बारे में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके आयंस होंगे, कॉज ऑफ डेथ हो गया और आपका सर्कुलेटरी फेलियर हो। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे नेक्स्ट एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछे जाता है। इसके बाद होता है ड्राउनिंग के अंदर एक टेस्ट होता है, गेटलर्स टेस्ट। गेटलर्स टेस्ट क्या होता है, देखो आपके बॉडी में दोनों चेंबर्स हैं, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। दोनों साइड का क्लोराइड कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 600 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अगर दोनों हार्ट के चैम्बर से हमने सैंपल निकाले और उनका क्लोराइड कंटेंट कैलकुलेट किया और अगर उनके बीच में डिफरेंस 25 मिलीग्राम पर 100 से ज़्यादा आया, पर डेसीलीटर से ज़्यादा आया, तो ये सजेस्टिव होता है एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर एक साइड के चैम्बर का जो क्लोराइड कंटेंट है वो 600 है और दूसरी साइड का 575 आ गया या 625 या उससे ज़्यादा आ गया, तो देन वी कैन से कि दिस इज कंफर्मेटरी ऑफ एंटीमोर्टम ड्राउनिंग। किसका कंफर्मेटरी है, एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का। ये फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है, ये सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है। फ्रेश वाटर के अंदर क्या हुआ, आपके ब्लड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का जो क्लोराइड कंटेंट है वो लोअर होगा एज कंपेयर टू द राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का क्लोराइड कंटेंट जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द राइट साइड। इसके अंदर ये क्लोराइड कंटेंट हायर होगा। इसी पे क्वेश्चन बनता है आपका। अब इस टेस्ट को करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तो तब है जब वाटर लंग्स के अंदर एंटर किया है, पर क्या होगा अगर
वाटर लंग के अंदर एंटर ही नहीं किया, इसका मतलब एटिपिकल ड्राउनिंग हो गई। या फिर अंदर खुद में इंटरनली गैसेस का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि प्यूट्रिफिकेशन हो गया। अगर राइट और लेफ्ट साइड के बीच में डिफरेंशिएटिंग वॉल ही नहीं है, जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया, वही नहीं है, जैसे कि पेटेंट फोरामेन ओवल, तो इसके अंदर तो मिक्सिंग हो जाएगी, इंप्योरिटी हो जाएगी। और डिलेड टेस्ट क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारे केसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तो सॉल्ट आ ही नहीं पा रहा, इसके अंदर गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से राइट लेफ्ट में मिक्सिंग हो रही है। इसके अंदर पेटेंट फोरामेन ओवल है, जिसकी वजह से एक पूरा पैसेज बन गया राइट और लेफ्ट के अंदर, इंप्योर दोनों में कंटामिनेशन हो रहा है। डिलीट टेस्ट के अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली सर्कुलेशन होते होते दोनों साइड का क्लोराइड कंटेंट सेम हो जाएगा। तो अगर डिलेड हो गया, एटिपिकल ड्राउनिंग हुई, प्यूट्रिफेक्शन हो गया, या फिर पेटेंट फोरामेन ओवल हुआ, इन केसेस में इस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं। अब जैसे हमने क्लोराइड कंटेंट की टेस्टिंग की है, उसी तरीके से एक और आयन हम टेस्ट करते हैं, एक तो मैग्नीशियम भी करते हैं, बट अभी रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि स्ट्रोंशियम जो है वो सबसे बेस्ट पैरामीटर माना जाता है। उसमें भी यही करते हैं, दोनों साइड के आयन का कंसंट्रेशन, स्ट्रोंशियम आयन का कंसंट्रेशन कंपेयर करते हैं। और सेम ही क्राइटेरिया होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का जो कंटेंट होता है, स्ट्रोंशियम कंटेंट होता है, वो लोअर होता है राइट साइड से फ्रेश वाटर में, और सॉल्ट वाटर में हायर होता है। तो ये हो गया आपका गेटलेस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में डिफरेंशिएट करने के काम में आता है, और इसके अंदर एंटी मोटर ड्राउनिंग को भी कंफर्म करने के काम आता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल कंटेंट, 25 मिलीग्राम से परसेंटेज ज्यादा होना, और हायर होता है या लोअर होता है कौन सी साइड पे, ये याद रखना। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ड्राउनिंग के अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स कैसी होंगी, देखो आपने ड्राउनिंग को देखना शुरू किया, उसके अंदर एक्सटर्नल फाइंडिंग होगी और इंटरनल फाइंडिंग होगी। कुछ फाइंडिंग ऐसी होती है एक्सटर्नली जो कि डायग्नोस्टिक होती है कि ये ड्राउनिंग ही है, डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग। क्योंकि बेसिकली ड्राउनिंग के अंदर केस क्या होता है, मुश्किल ऐसे हो जाती है कि ड्राउनिंग इज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मोस्टली, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक इंटरनल फाइंडिंग्स होती है या एक्सटर्नल फाइंडिंग्स होती है वो कई सारे केसेस में नहीं मिलती है। तो उस केसेस में क्या होता है, हमको बॉडी पानी से रिकवर हुई, ठीक है, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इंटरनल और एक्सटर्नल फाइंडिंग मिली नहीं, तो फिर हम बाकी सारे कॉजेस को एक्सक्लूड करते हैं, और उसके बाद में पॉइजन वॉइजन तक को एक्सक्लूड करते हैं टेस्ट वेस्ट करके, और फिर उसके बाद में डायग्नोसिस बनाते हैं ड्राउनिंग का। लेकिन अगर हमें ये स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग मिल जाए तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ड्राउनिंग डेथ है। तो इसलिए इनको पढ़ना अलग से जरूरी है। मैं आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग करके भी बता सकता था, पर मैं चाह रहा था कि आपको स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो है वो आप अलग से इसको याद रखो। जैसे कि स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या हो जाएगी ड्राउनिंग की, फ्रोथ। फ्रोथ की स्पेशलिटी क्या होती है, एक तो बहुत फाइन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कोपियस मतलब खूब सारे होते हैं, वाइट होते हैं, लैदरी जैसे शेविंग क्रीम का फॉर्म होता है वैसा होता है, और टेनिशियस होता है, जैसे स्पुटम देखा आपने टेनिशियस, उसके अंदर जो भी होता है कंसिस्टेंसी उसकी टेनिशियस होती है। और ये या तो ब्लड मिक्स हो सकता है या विदाउट ब्लड मिक्स हो सकता है, मतलब ब्लड मिक्स होगा तो उसका कलर पिंकिश हो जाएगा। पर इसकी स्पेशलिटी क्या रहती है, कैसे स्पेसिफिक होते हैं ड्राउनिंग के लिए, अगर आप एक नाइफ लें या कोई भी मतलब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लें, उसको लेके अगर आप इन फ्रोथ को अगर आप टच करेंगे तो वो कोलैप्स नहीं होंगे, वो फूटेंगे नहीं। रीजन बीइंग, आपको पता है किसी भी फ्रोथ की जो कंसिस्टेंसी है या फिर उसकी बलूनिंग है उसको मेंटेन करके कौन रखता है, सरफेस टेंशन। और ये फ्रोथ कहां से आए, ये लंग के अंदर से बाहर है। लंग में क्या था, टाइप 2 न्यूमोसाइट, वो क्या सीक्रेट करते हैं, सर्फेक्टेंट, लेसिथिन। उसकी वो ये जो फ्रोथ है वो पानी के लंग के अंदर जाने की वजह से और सर्फेक्टेंट के साथ मिक्स होने की वजह से बाहर आ रहा है। तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट है, तो सरफेस टेंशन उसका बहुत बढ़िया है। सरफेस टेंशन बहुत बढ़िया है तो आप जैसे उसको पोक करोगे तो वो फूटेगा नहीं, ये इसका फीचर होता है। दूसरी बात है, एक बार आपने जैसे बॉडी पोस्टमार्टम टेबल पे लेटी हुई है, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, यही फाइन कोपियस लैदरी वाइट जो भी है, ब्लड मिक्स टेनेशियस, ये फ्रोथ उसके बाहर आ रहे हैं। आपने एक बार उसको वाइप कर दिया, थोड़ी देर बाद में वो रीअपियर हो जाएंगे, और अगर रीअपियर नहीं हुए, आपने हल्का सा चेस्ट पे प्रेस किया तो फिर रीअपियर हो जाएंगे। तो इसलिए अपन बोलते हैं कोपियस, खूब सारा होता है, रीअपियर ऑन वाइपिंग।
अब इसके अलावा प्यूट्रिफेक्शन, ओपियम और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इनके केसेस में भी फ्रोथ मिलता है, लेकिन ये इतना फाइन, कोपियस और टेनिशियस नहीं होता है, ना ही ये रीअपियर होता है वाइपिंग। तो हमें फ्रोथ के बेसिस पे भी डायग्नोसिस करना पड़ता है। फ्रोथ के बारे में सिंपल सा ऐसे देखते हैं कि मुंह से झाग आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम पोक करके देख लेते हैं, नहीं नहीं फूट रहा है, वाइप कर लेते हैं, उसके बाद वापस रीअपियर हो जाता है, तो हमारा कंफर्म हो जाता है कि ये ड्राउनिंग का ही फ्रोथ है। इसके अलावा होता है अपना फीचर कैडावरिक स्पाज्म। आपने वो कहावत सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा, मतलब ड्राउनिंग मैन इवन क्लचेज ए स्ट्रॉ, मतलब वो जो भी डूबता हुआ इंसान, उसको जो भी मिलेगा, इंसान मिलेगा, इंसान के ऊपर चढ़ेगा, अगर उसे कोई तिनका इनका मिल गया तो वो उसको पकड़ लेगा। घास, कंजी वगैरह जो भी आपके लेक्स में, रिवर्स वगैरह में मिलती है, तो वो उसको पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है। हालांकि ये कोशिश उसकी निरर्थक साबित होती है, फ्यूटाइल होती है, यूजलेस होती है, लेकिन फिर भी मरते टाइम उसके हाथ में, आप अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मरा है, तो डूबते टाइम वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस राइगर में चला जाता है। वो उनको कंकर, पत्थर, मिट्टी, घास जो भी उसे पानी में मिलती है, उसको कस के पकड़ लेता है। और मरने के बाद भी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस राइगर है, तो हमें बॉडी बाहर निकालने के बाद उसके हाथ में वो मिलते हैं। कई बार हमें मुट्ठी में घास या फिर कोई पॉलीथीन, कोई मतलब कपड़े का टुकड़ा वगैरह, ऐसी छोटी मोटी चीजें उसके हाथ में पकड़ी हुई हमें मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, तिनके पकड़ने के लिए, वो सारे ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए, उनको पकड़ के ऊपर आने के लिए कैडेवरिक स्पाज्म में चला जाता है उसका हाथ। लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स में इंस्टेंटेनियस राइगर डेवलप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैडेवरिक स्पाज्म। ये भी डायग्नोस्टिक है, एक्सटर्नल स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एक्सटर्नल फाइंडिंग है, क्योंकि अगर आप किसी को मरने के बाद में धक्का दोगे तो वो ये सब कैच नहीं करेगा, ये तो लिविंग का फीचर है। तो एंटीमार्टम ड्राउनिंग का ये डायग्नोस्टिक साइन हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम स्पेसिफिक इंटरनल साइंस। जैसे अगर किसी के पेट में, जैसे आप किसी मिट्टी वाले पानी में कोई गिर के डूब के मर गया, अब आपको उसके पेट में भी मिट्टी वाला पानी मिला, उसके अंदर छोटे छोटे कंकर भी मिले, छोटे छोटे घास के तिनके भी मिले, मतलब कि कुछ ऐसा कंटेंट मिला पेट के अंदर जो कि जिंदा हालत में तो वो अपने पेट में नहीं पहुंचाएगा, कंज्यूम नहीं करेगा। मडी, ऑफेंसिव टाइप का कोई मटीरियल है, तो वो जीते जी तो इंसान पिएगा नहीं कि उसके पेट में मिल जाए। लेकिन अगर हमें पोस्टमार्टम के अंदर उसके पेट में अगर इस टाइप का कोई मटीरियल मिलता है, तो हम बोलते हैं ये है स्पेसिफिक इंटरनल साइन। स्टमक में मिलना तो ठीक है, इंटेस्टाइनल में मिल गया तो ओहो, और डायग्नोस्टिक। क्यों? क्योंकि स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचने के लिए चाहिए लिविंग मूवमेंट। वो लिविंग मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन इसको भी ज्यादा देर के लिए हम नहीं देखते। जैसे डेथ के बाद बहुत ज्यादा टाइम हो गया, स्फिंक्टर से रिलैक्स हो गए, कार्डिक एंड तो रिलैक्स हुआ ही हुआ, पाइलोरिक एंड भी रिलैक्स हो गया, तो उस केस में इंटेस्टाइन में भी पहुंच जाएगा, तो उस केस में हम इसको ज्यादा रिलायबल नहीं मानते। लेकिन अगर अर्ली टाइम आफ्टर डेथ विद इन 24 आवर्स हमने देखा और स्टमक में मिला तो वाह, इंटेस्टाइन में मिला तो वाह वाह। और इसी तरीके से हम देखते हैं डायटम्स इन बोन एंड बोन मेरो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि डायटम्स बोन एंड बोन मेरो में मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप इसको याद रखो, ये आपका क्वेश्चन भी है, डिकम्पोज बॉडी के अंदर ड्राउनिंग का जो डायग्नोसिस है वो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डायटम। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इसके अलावा अब हमने डायग्नोस्टिक तो देख लिए, डायग्नोस्टिक एक्सटर्नल देख लिए, डायग्नोस्टिक इंटरनल देख लिए। अब हम बाकी के एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। फेस कैसा दिखेगा डूबे हुए आदमी का? एकदम सूजा हुआ सा, ब्लॉटेड, सफेद, पेल, और साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मिलेंगे उसके अंदर, साइनोसिस मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, हेमरेजेस मिल सकते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हमें फेस कैसा मिलेगा? ब्लोटेड, पेल या साइनोस्ड। आईज कैसी मिलेगी उसकी? आधी खुली हुई, प्यूपिल्स डायलेटेड, और जो मैंने बोला था टार्डियस, छोटे छोटे पेटिचल हेमरेजेस मिलते हैं, वो किस फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे? सबकंजक्टाइवल हेमरेजेस की फॉर्म में। टंग कैसी हो जाएगी उसकी? सूज के बाहर आ जाएगी, बाहर लटकी हुई होगी, फेस सोलन होगा। तो ये हमें एक्सटर्नली हमें दिख के लग जाता है कि ये इसकी डेथ ड्राउनिंग से हुई है। इसके बाद में पीएम स्टेनिंग, ये होता है इंपॉर्टेंट। पीएम स्टेनिंग आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पीएम स्टेनिंग डेवलप होती है डिपेंडेंट डॉर्सम ऑफ द बॉडी। डेथ के बाद में
जो डिपेंडेंट पार्ट, जो निचला पार्ट होता है ग्रेविटी की वजह से वहां पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है और स्टेनिंग कर देता है, उसको बोलते हैं हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग। अब इसके अंदर डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है? अगर आप इस व्यक्ति को देखो जो डूब के मर गया है और अब 2-3 दिन बाद ऊपर आ गया है, डूब के ऊपर आ गया है, अब इसकी बॉडी उसमें तैर रही है, तो तैर कैसे रही है? हेड जो होता है वो बाकी पार्ट के कंपैरिजन में पर यूनिट एरिया हैवी होता है, तो इसके अंदर हेड तो हो गया इसका नीचे, और इसकी कमर और हिप वाला एरिया, ग्लूटल रीजन वाला एरिया, लोअर लिम्स वगैरह आ गए नियर सरफेस। तो इसके अंदर पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहाँ पे डेवलप हो जाएगी? फेस पे और अपर चेस्ट और अपर लिम्ब पे। ठीक है, इस पार्ट पे इसके पोस्टमार्टम स्टेनिंग डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा फ्रोज होता है जो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसके अलावा आपने देखा है रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े होना क्या होता है? आपके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इरेक्टर पाइलोरम मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से वो स्ट्रेच करती है किसको? हेयर फॉलिकल की रूट को, बल्ब को। ठीक है, उसकी वजह से आपके जो हेयर है वो टेंशन में आ जाता है और स्ट्रेच हो जाता है, खड़े हो जाते हैं रोंगटे। तो आपने देखा गूज बम्प्स, उस टाइप की आपको कुछ फीचर मिलेंगे क्यूटिस एंसेरिना ड्राउनिंग के अंदर। अब ये इतना रिलायबल साइन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एकदम से डेथ हो गई और मारते ही सर पे डंडा मारा और मरते ही तुरंत पानी में फेंक दिया उसको, तो उसकी डेथ पहले ही ऊपर ही हो गई थी, क्लिफ पे ही, मतलब पहाड़ी पे, लेकिन अब उसको खाई में पानी में फेंक दिया, तो अब क्या होगा? उसकी बॉडी में अभी भी वो वार्मथ मौजूद है, जिसकी वजह से एकदम से कोल्ड वाटर में टच होने की वजह से लोकलाइज सेंसेशन की वजह से इरेक्टर पाइली जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अभी पेरीमोर्टम पीरियड में क्यूटिस एंसेरिना दिखाई दे सकता है, तो इसको हम एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का डायग्नोस्टिक फीचर नहीं मान सकते। इसके बाद वॉशर वुमेन्स हैंड। आप जब होली वगैरह खेलते हो, गीली गीली होली खेलते हो, या फिर बहुत देर तक कपड़े धो, जैसे 2-3 घंटे पहले होता था बाल्टी वगैरह में डुबा के रखता, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई है, पर जैसे 2-3 घंटे अगर आप पानी के अंदर काम करो, बाल्टी के अंदर हाथ डाल के रखो या गीले रखो, तो आपकी उंगलियां आगे से हो जाती है श्रिवल्ड, थोड़ी सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी सल पड़ जाते हैं आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर। अगर आप 3-4 घंटे रखते हो तो फिंगर टिप्स तक रहता है, और अगर आप हाथ को 24 घंटे तक रहोगे तो पूरे हाथ पे आपको वो रिंकल्स आपको मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं हम वॉशर वुमेन हैंड। वॉशर वुमेन कौन होता है? धोबी होता है, कपड़े धोता है, उसकी वजह से उसके फीचर के हिसाब से इसका नाम पड़ा है। बट आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई है, तो ये चीज़ें यूजुअली देखने को नहीं मिलती। इसके बाद आता है कैडेवरिक स्पाज्म, इंस्टेंटेनियस राइगर, वो मैंने आपको बताया, लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स में डूबते को तिनके का सहारा, वो हो गया आपका। इसके बाद राइगर मोटिस। राइगर मोटिस का यूजुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 12 घंटे तक तो ये आपके बॉडी पे आना शुरू होती है, फुली डेवलप हो जाती है हेड टू टो 12 घंटे के अंदर, 0 से 12 आवर्स के अंदर। फिर उसके बाद 12 आवर्स तक ये आपकी बॉडी में रहती है, फिर 12 आवर्स में उतरनी शुरू होती है, जैसे ही जिस सीक्वेंस में ये आपकी बॉडी पे चढ़ी थी। तो इसके अंदर राइगर मोटिस जो है यूजुअली अर्ली आ जाता है, मतलब जो पूरी बॉडी पे राइगर मोटिस जो 12 घंटे के तक डेवलप होनी थी, हो सकता है वो 6 से 7 घंटे में आ जाए, हो सकता है 5 से 6 घंटे में आ जाए। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको पता है एटीपी डिप्लीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है राइगर मोटिस। अगर इसने अपने एटीपी बचने के टाइम पे बहुत देर तक, डूबने से पहले 1-1.5 घंटे तक वो हाथ पैर मारता रहा, थक गया, तो इसका मतलब उसके एटीपी डिप्लीट हो गए। अब जब एटीपी जो नॉर्मल कोर्स में डिप्लीट होते, वो होते कम से कम 12 घंटे में, यहाँ पे उसने एटीपी अपने पहले ही डिप्लीट कर दी है, उस केस में यहाँ पे राइगर मोटिस आ जाएगी अर्ली। इसके अलावा कुछ एंटीमोर्टम इंजरीज भी हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी से पैर फिसला तो पाँव पे एब्रेशंस हो गए, गिरते टाइम किसी पेड़ से या चट्टान से टकरा गया क्लिफ में गिरते टाइम, तो उस केसेस में उसको कोई एंटीमोर्टम इंजरीज भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज थी कि ये जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है ये स्टिल वाटर में ही डेवलप होती है। ये फ्लोइंग वाटर के अंदर, जैसे नदी के अंदर लाश बह रही है बह रही है बह रही है, तो उसके अंदर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। इसके लिए चाहिए स्टिल वाटर और स्टिल पोजीशन। स्टिल पोजीशन रहेगी तभी ग्रेविटी की वजह से
ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट हो पाएगा और स्टेनिंग कर पाएगा। इसके बाद आते हैं हमने देखी स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इंटरनल फाइंडिंग, अब हम देखेंगे अदर इंटरनल फाइंडिंग। लंग्स, अब जैसे आपने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने के लिए आपको स्टर्नम को रिमूव करना पड़ता है। स्टर्नम रिमूव करोगे आप थोरेसिक कैविटी में एंटर कर जाओगे। थोरेसिक कैविटी में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़े वॉल्यूमिनस डिस्टेंडेड और बलून की तरह फूले हुए लंग आपको दिखाई देंगे। मतलब कि वो चेस्ट कैविटी से भी बड़ी साइज के हो जाते हैं, वो उसके अंदर फंसने लग जाते हैं, उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता और इतना हो जाता है कि उसके ऊपर रिब्स का इंडेंटेशन भी हो जाता है। मतलब कि अगर ये आपके लंग्स हैं, अगर मैं आपके लंग्स बताऊं तो इसके अंदर आपको रिब्स के इंडेंटेशन मार्क्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको लंग्स के एक तो फूले हुए निकले होते हैं, वो चेस्ट थोरेसिक कैविटी से भी ऊपर के लेवल पे आ जाते हैं थोड़े से फूल के, और जब आप बाकी रिब्स को भी हटाते हो या लंग्स को बाहर निकालते हो तो उसके ऊपर आपको छापे दिखते हैं रिब्स के, दैट इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन ऑफ रिब्स। इसके अलावा फ्रोथ इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई मिलेगी सी। कहाँ से आ रहा है फ्रोथ? पानी जा रहा है एल्वेलाई में, लंग्स में, लंग पेरेन्काइमा में, पेरेन्काइमा कर रही है रिएक्ट, उसके अंदर मिक्स हो रहा है लंग सर्फेक्टेंट, उससे मिलके बाहर आ रहा है फ्रोथ। ठीक है। हेवी बॉगी डोई, अगर उसको आप ऐसे पकड़ के देखो ना कंसिस्टेंसी में तो आटे की तरह लगते हैं, आटे का जैसे आप वो बना के रख देते हो उस तरीके के रखते हैं और काफी भारी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आता है आपका क्वेश्चन पल्टॉफ्स हैमरेज पे। पल्टॉफ्स हैमरेज क्या होता है? पल्टॉफ्स हैमरेज क्या होता है? लंग्स होते हैं, उनकी लोअर लोब होती है, उसके एंटीरियर सरफेस पे और लंग के मार्जिन्स पे आपको दिखते हैं सब प्लूरल हैमरेजेस। सब प्लूरल हैमरेज। इसके बाद में तीन टर्म्स आती हैं आपके, एम्फाइसेमा एक्वोसम, इडेमा एक्वोसम और हाइड्रोस्टेटिक लंग। तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। अगर कोई कॉन्शियस है और पानी में डूब के मर गया तो उसके चेंजेस होंगे एम्फाइसेमा एक्वोसम। अगर कोई अनकॉन्शियस है और वो एंटीमोर्टम ड्राउनिंग से मर गया तो उसके अंदर होंगे चेंजेस इडीमा एक्वोसम। और अगर किसी को मार के पानी में फेंक दिया तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उनको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक लंग। ये आपको ये जितने भी फीचर बताए ना लंग के, ये सब एम्फाइजेमा एक्वोसम में होते हैं। इन सारे फीचर में से फ्रोथ को माइनस कर दो तो वो हो गया इडीमा एक्वोसम। क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही, इतना विग्रसली रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं हो रही है, उसके अंदर फ्रोथ नहीं बन रहे, और पोस्टमार्टम के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। ठीक है। तो ये आपके तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद में बाकी की इंटरनल फाइंडिंग्स के ऊपर हम आते हैं। लेरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो फ्रोथ मिलेगा, वो तो बन ही रहा है। इसके अलावा लेरिंग्स और ट्रेकिया में आपको मिलेगी मिट्टी और घास फूस के तिनके, ग्रास, ये सब फॉरेन मटेरियल वगैरह आपको उसके अंदर बेसिकली मिल जाएगा। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। नॉर्मल डेथ्स के अंदर राइट साइड में होता है क्लॉटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड होती है एम्प्टी। ठीक है। ये तो आपकी हो गई नॉर्मल फाइंडिंग जो आपको हर डेथ के अंदर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी मिलेगी, आपको पॉइजनिंग के अंदर भी मिलेगी, ये सारी ये जनरल फाइंडिंग। पर इसके साथ में स्टेनिंग ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ड्यू टू ह्यूमोलाइटिक इनिबिशन, ये आपको मिलती है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में। ये चीज एक आपको याद रखनी है। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमको क्या मिलता है? हमने बोला था डिसएग्रीएबल या फिर ऑफेंसिव मडी कोई पानी उसके पेट में मिल गया तो वाह एंटीमोर्टम ड्राउनिंग। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गया तो वाह वाह। तो ये हमको मिल जाता है तो हम बोलते हैं इट इज श्योरेस्ट साइन ऑफ
वन ऑफ द श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम ड्राउनिंग। इसके बाद हम आते हैं सेहर्ट साइन पे। सेहर्ट साइन क्या बोलता है? पानी जब पेट के अंदर जाता है तो गैस्ट्रिक कंटेंट, नॉर्मल गैस्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होती है? अराउंड 1500 से 1800 ml। लेकिन इंसान क्या है, ट्राई करता है कि उसके लंग्स में जाने से पहले वो जितना अवॉइड कर सके ना, वो उतना अवॉइड करे। तो वो उस अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता जाता है। तो 1500 से भी बहुत ज़्यादा, मतलब करीबन 500-600 ml ऊपर पी जाता है पानी, लंग्स में जाने से बचाने के लिए। हालांकि वो बच नहीं पाता, लेकिन उसके गैस्ट्रिक कैपेसिटी से ज़्यादा उसने इनटेक कर लिया पानी का अपने पेट में। उसकी वजह से हो जाती है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसकी वजह से हो जाते हैं माइक्रो रप्चर इन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। इसको बोलते हैं हम सेहर्ट साइन। इसके बाद होता है आपका विडलर साइन। जितना भी पूरा वो 1500, 1800, 2000 जितना भी ml का आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है, उसको आप एक बीकर में रखो और उसको सेटल होने दो लगभग 24 घंटे। तो उसके अंदर क्या होगा, जो ट्रेकिया से जो फ्रोथ आ रहा है, जो ऊपर जा रहा है फाइन कोपियस लेथरी, वो भी पी रहा है साथ में। ठीक है, तो उसकी वजह से एक तो बनेगी फोमी लेयर जो सबसे लाइट होगी, जो सबसे ऊपर निकलेगी। उसके बाद मिलेगी आपको लिक्विड लेयर, जो लिक्विड वो पी गया है, जो पानी वो पी गया है। इसके बाद में आएगी सेडिमेंटेशन लेयर। अब उसने जो पानी नदी का पिया है वो वहाँ पे स्ट्रगल भी कर रहा है, वहाँ पे हो सकता है ज़मीन से मिट्टी भी ऊपर आ जाए, घास के तिनके भी चले जाएं, तो वो सारे जाके कहाँ जमा हो जाएंगे, सेडिमेंट लेयर में। तो ये 3 लेयर में गैस्ट्रिक कंटेंट डिवाइड हो जाते हैं ऑन स्टैंडिंग इन ए बीकर। उनको सेटल होने को अलाउ करो, वो इन 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वाइडलर साइन। ब्रेन कैसा मिलेगा? कंजस्टेड मिलेगा, पेटिचल हेमरेजेस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इतना वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, माइक्रोवेसिलरीज रप्चर हो जाएंगी। कहाँ पे? ब्रेन सब्जेक्ट, मतलब कंजक्टाइवा में, जहाँ पे वो लूजली सपोर्टेड है। ठीक है, इसके अलावा लिवर, स्प्लीन, किडनी कैसे मिलेंगे? सारे ही ऑर्गन कंजस्टेड मिलते हैं, इंटरनल ऑर्गन सारे ही कंजस्टेड मिलेंगे। एस्फिक्सिया का कार्डिनल साइन है भाई, तो सारे ऑर्गन्स मिलेंगे आपको कंजस्टेड। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये नया पार्ट है जो आपके ऐड हुआ है, दैट इज ड्राउनिंग इंडेक्स। पूरे लंग्स को विद प्लूरल इफ्यूजन निकाल के और वे कर लेते हैं। उसके बाद स्प्लीन को वे कर लेते हैं और वेट ऑफ लंग्स और प्लूरल इफ्यूजन को जोड़ के उसको डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ द स्प्लीन से। ये तो बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा और वेट ऑफ द स्प्लीन हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि ड्राउनिंग के इफेक्ट की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है स्प्लीनिक वेसल्स का, तो उसके अंदर से हो जाता है ब्लड का ड्रेनेज, मतलब ड्रेन होता है और सप्लाई हो जाती है कम। तो वेट ऑफ द स्प्लीन, क्यों? स्प्लीन क्या है? एक लिम्फोइड ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर टिश्यू है। अगर उसके अंदर ब्लड का ही जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मेन उसके अंदर कंटेंट वेट जो है वो उसका ब्लड की वजह से वही खत्म हो गया उसके अंदर, तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो वेट कम होने की वजह से उसका रेशियो जो आ जाता है, इसको डिवाइड करने से, वो हो जाता है 14.1 और मोर। ठीक है, यूजुअली ये काफी कम होता है, ये अराउंड 4 to 5 होता है नॉर्मली। ठीक है, इसके अलावा आपके पानी हर जगह से घुसा है, मिडिल ईयर कैविटी से घुसा है, आपके नेजल ओरिफिस से घुसा है, तो आपके साइनसेस में भी जाएगा। हो सकता है वो आपके एथमोइडल या स्फिनोइडल साइनस में चला जाए। तो उस केस में अगर आपको वाटर जो है वो आप टेम्पोरल बोन वगैरह हटा के और सिग्मोइड, सॉरी, स्फिनोइडल या फिर एथमोइडल साइनस के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे वाटर मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज स्वेशनिकोव साइन। स्वेशनिकोव साइन। इसके अलावा आता है आपका वीनो साइंस। ये यू है, वीनो साइन। वाटर एंड हेमरेज इन द मिडिल ईयर। मैंने बताया कि साइनस में जा रहा है, इसी तरीके से मिडिल ईयर में भी जा सकता है। पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को आप हटा के आप उसको देखोगे तो वहां पे हो सकता है आपको वाटर मिले या फिर आपको वहां पे हेमरेजेस मिले, रिएक्शनरी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डायटम टेस्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, डायटम टेस्ट। अब देखो, डायटम के बारे में एक छोटी सी चीज समझो। डायटम क्या है? एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जो पानी के अंदर मिलती है। अब पानी के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर पानी में मिलती है
और मैक्सिमम वेराइटी ऑफ मैक्सिमम स्पीशीज या फैमिली जो होती है इसकी अपने डायटम की, वो हर पानी में मिलती है। दूसरी बात, एक पानी के पूल में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है और प्रोपोर्शन रहता है अलग अलग फैमिली का, अलग अलग स्पीशीज का, वो सेम रहता है। जैसे कि अगर आपने स्विमिंग पूल ले लिया, एक तालाब ले लिया, एक नदी ले ली, एक डैम ले लिया, बांध ले लिया, तो इन सब के कंटेंट लेंगे, इन सब के अंदर टेस्टिंग करेंगे तो आपको अलग अलग स्पीशीज मिलेगी। और एक ही जैसे कि आपने डैम के अंदर से पानी निकाला तो उसके अंदर आपको 5-6 स्पीशीज मिलेगी, तो उनका प्रोपोर्शन पूरे पानी में कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कि अगर ये वाली फैमिली, ये वाली स्पीशीज जो है वो 20% है, वो वाली 45% है, ये 1% है, ये 2% है, तो इसके अंदर प्रोपोर्शन भी एक वाटर सैंपल के अंदर कांस्टेंट रहता है। दूसरा, प्रीडोमिनेंट फैमिली जो रहती है डायटम की, वो भी कांस्टेंट रहती है। तीसरी चीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये इसका जो कैप्सूल रहता है, इसकी जो वॉल रहती है, वो सिलिका से बनी होती है। सिलिका मतलब सिलिकेशियस इसका कैप्सूल रहता है। तो इसका मतलब है कि ये हो गई रेजिस्टेंस टू एनी डैमेज। रेजिस्टेंट टू डैमेज मतलब अगर आप इसको एसिड डाइजेशन करेंगे, आप कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट लगाएंगे, तो ये डैमेज नहीं होगी। इसका यूज कैसे करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि एक आदमी जब पानी में डूबा है तो उसने वहां का पानी पिया, एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है, तो उसने पानी पिया है। पानी पिया है तो पानी उसके पेट में गया, उसके लंग्स में गया, दोनों जगह से एब्जॉर्ब होके वहां से जाएगा सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में और बोन मेरो में। अगर पानी में डायटम है तो वो भी जाएगी सारे वाइटल ऑर्गन्स में और बोन मेरो में। अब अगर हमें स्लाइड बना के देखनी है कि इन ऑर्गन्स में, बोन मेरो में ये क्या कहते हैं डायटम है या नहीं, मरने से पहले उसने डायटम वाला पानी पिया है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गन को स्लाइड के नीचे लगा सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे लगा सकते हैं, देख सकते हैं उससे। लेकिन उसमें तो कंटेमिनेशन आ जाएगा, उसके अंदर हमें ब्लड भी मिलेगा, हमें टिश्यू भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट लेते हैं और उसको एसिड से डाइजेस्ट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी सॉफ्ट टिश्यू रहता है, जितना भी ऑर्गन टिश्यू रहता है, वो सारा हो जाता है डिस्ट्रॉय, और बचती है तो सिर्फ डायटम। डायटम क्यों बचती है, क्योंकि इसके पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलिकेशियस वॉल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी टॉपिक वाइज कंटेंट पर। एंटीमोर्टम ड्राउनिंग में मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन होगा डायटम का सर्कुलेशन में, लंग्स के थ्रू और गैस्ट्रिक उसके थ्रू, और सर्कुलेशन से वो चले जाएगा वाइटल ऑर्गन में, जैसे कि ब्रेन, बोन मेरो एंड किडनी। वहां तक अगर वो पहुंच गई, अगर एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है तो वहां तक पहुंच गई, तो अब हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम सैंपल भेजेंगे। सैंपल क्या क्या भेज सकते हैं, बेस्ट क्या भेजते हैं, बोन मेरो और फीमर, मतलब फीमर का पार्ट काट के हम भेज देते हैं बोन मेरो, और उसके अंदर से हम डायटम का टेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा सैंपल ऑफ वाटर बॉडी, भाई हमने बॉडी के अंदर जो मिला है हमको, फीमर के अंदर या ब्रेन के अंदर हमको जो डायटम मिला है, उसकी तो स्पीशीज हमको पता चल गई कि ये इस स्पीशीज की डायटम है, लेकिन उसको कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें शक है कि जैसे हमको बॉडी मिली है डैम के अंदर से, बांध के अंदर से बॉडी मिली है, तो हम उस डैम का भी सैंपल भेजेंगे। तो डैम के सैंपल, उसकी रिपोर्ट, और इसके अंदर बॉडी के अंदर जो हमें डायटम मिली उसकी रिपोर्ट। दोनों के अंदर क्या होता है, पहली बात तो प्रीडोमिनेंट जो फैमिली है डायटम की, वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, यस कर रही है, सैंपल के अंदर और बॉडी के अंदर, मतलब डैम का सैंपल और बॉडी का सैंपल, प्रीडोमिनेंट। दूसरा, प्रपोर्शन मैच कर रहा है क्या, क्योंकि जैसे आप बीसलपुर डैम की बात करो तो उसके अंदर जो नदी आ रही है उसके अंदर भी लगभग वही सैंपल होगा, उसके अंदर भी वही डायटम होंगे जो बीसलपुर डैम के अंदर होंगे। तो उस केसेस में सिर्फ प्रीडोमिनेंट फैमिली के बीच बेसिस पे हम नहीं कर सकते, उस हमको प्रपोर्शन भी देखना पड़ेगा। प्रीडोमिनेंट फैमिली और प्रपोर्शन करते ही हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं किसी वाटर बॉडी के लिए। प्रपोर्शन और प्रीडोमिनेंट फैमिली दोनों के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो वाटर सैंपल है इसके अंदर जो पानी है ये बीसलपुर डैम का। ठीक है, उसी तरीके से हम भी बता सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर जो पानी गया है, जो फीमर के अंदर हमको मिला है, वो भी बीसलपुर डैम का है। इसका मतलब इस व्यक्ति की मौत बीसलपुर डैम के अंदर डूबने की वजह से हुई। ठीक है,
अब इसके बाद इसका प्रोसीजर है, बोन मेरो को भेजते हैं, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर एसिड डाइजेशन टेस्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसका सुपरनेटेड निकाल के फेंक देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करते हैं। ये सब आपकी डिटेलिंग आपके बाकी बुक्स के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन याद रखने लायक है यहाँ पे एसिड डाइजेशन टेस्ट, और एसिड कौन सा यूज होता है, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे अपन, अगर डायटम नेगेटिव आ गया बॉडी में तो या तो पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग है या फिर एटिपिकल ड्राउनिंग है। मतलब कि आपने एंटीमोर्टम टिपिकल ड्राउनिंग को इसमें एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अगर एंटीमोर्टम टिपिकल ड्राउनिंग होती तो उसने पानी पिया होता, उसके लंग्स में और गैस्ट्रिक कंटेंट में पानी गया होता, उस केस में उसके बोन मेरो, फीमर में और ब्रेन टिश्यू के अंदर हमको डायटम मिले होते, लेकिन नहीं तो नहीं। इसके बाद आते हैं हम डायटम्स आर पॉजिटिव इन द बॉडी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अगर डायटम्स पॉजिटिव आ गए बॉडी में तो ये कंफर्म कर देते हैं एंटीमोर्टम ड्राउनिंग को, नहीं, स्पेसिफिकली याद रखो ये सपोर्ट करते हैं इस डायग्नोसिस को, इसीलिए मैंने कंफर्म को काट के सपोर्ट लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। ये सपोर्ट करते हैं एंटीमोर्टम ड्राउनिंग को, लेकिन ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि उस आदमी ने इसका पानी तो नहीं पिया है। अब जैसे अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो आपके पानी ही बीसलपुर का आता है, तो उस केस में ये वाली ड्राउनिंग आपके, ये डायटम टेस्ट आपके किसी वैल्यू का नहीं, क्योंकि पानी भी आप बीसलपुर का पी रहे हो, डूब के भी आप उसके अंदर मरे। अगर आपको आप इतने सालों से पानी बीसलपुर का पी रहे हो और किसने आपको मार के उसके अंदर फेंक दिया तो भी आपकी बॉडी के अंदर वो डायटम तो पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए आपके वाटर सैंपल इंसान को पहले से कंज्यूम नहीं किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ले जाके उसको कोटा के किशोर सागर में मार दिया, उसको वहां पे डुबो दिया, एंटीमोर्टम ड्राउनिंग होगी उसकी वहां पे, तो उस केसेस में ये डायग्नोस्टिक हेल्प करता है। इसके अलावा प्रपोर्शन और वो वाली स्पीशीज की मैंने आपको बात यहाँ पे बता दी है। तो ये हो गया हमारा डायटम टेस्ट खत्म। याद करने लायक बात, सबसे पहली बात सिलिका, उसके बाद बोन मेरो फीमर, और तीसरी चीज है HNO3। तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है अगर आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आई या याद नहीं हुई। इसके बाद लास्ट हम पॉइंट लेके चलते हैं ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया। ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया का मतलब मैं कहानी बताता हूँ। दिल्ली के अंदर एक बार हमको पता चला था जब हम वहाँ पे जियाशिप कर रहे थे कि एक पार्किंग के अंदर डेड बॉडी मिली है। दोनों के मेल फीमेल की बॉडी थी और दोनों के कपड़े उतरे हुए थे। जब उसके सीन ऑफ क्राइम के फोटोग्राफ्स हमारे पास में आए तो हमको ये सारी पिक्चर देख के समझ में आया कि दिस इज ए केस ऑफ ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया। उन्होंने क्या कर रखा था, अपने गाड़ी चालू थी, कार्बोरेटर में से धुआं आ रहा था और वो कार्बोरेटर के अंदर से एक पाइप, प्लास्टिक का पाइप, उन्होंने खिड़की के थ्रू, कार की खिड़की के थ्रू थोड़ा सा कांच नीचे करके कार के अंदर डाला हुआ था। अब वो बार बार एक्सेलरेटर देते थे, वहां से जो एमिशन होता था उसका धुएं का, उसके कार्बोरेटर में से, वो पाइप के थ्रू आता था कार के अंदर और वहां इंड्यूस हो रहा था आर्टिफिशियल सफोकेशन। वो क्यों कर रहे थे? सेल्फ इंड्यूस एस्फिक्सिया क्यों कर रहे थे? सेक्सुअल अराउजल के लिए। ये क्या होता है ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया? खुद के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला ऐसा मैकेनिकल एस्फिक्सिया जिसमें कि वो खुद ही इंड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअल अराउजल के लिए, और उनको होता है हेलुसिनेशन ऑफ इरोटिक नेचर। ये होता है उनकी सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाने के लिए और इंजॉय करने के लिए और प्लेजरेबल बनाने के लिए कोइटस को। समझ में आ गया आपको? खुद के इरोटिका के लिए एस्फिक्सिया आर्टिफिशियली इंड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया। अब इसके अंदर आप देखो, ये जो इसकी एट द टाइम ऑफ डेथ जो कंडीशन मिली है, इसके पांव बंधे हुए हैं, किसी तरीके से ये सेल्फ कंट्रोल होगा, लेकिन फाइनली किस कंडीशन में चला गया? ये हॉक टाइंग या फिर उसको जैक नाइफ पोजीशन में, हॉक टाइंग में ये चला गया। और इसकी कंडीशन हमको जो मिली वो ये देखो आप, पैंट नहीं है इसके, लोअर बॉडी पे कोई क्लोथ्स नहीं है। तो ये इंडिकेट हो रहा है ये किसी ना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था डेथ से पहले, और इसने एस्फिक्सिया के थ्रू उसको एनहांस करने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से आपके मिल जाते हैं। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन
पूछा जाता है कि जो ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया है वो किससे एसोसिएटेड होता है? दूसरे पैराफिलियस। पैराफिलियस क्या होते हैं? विदाउट एक्चुअल मेल फीमेल सेक्सुअल कोइटस सेक्सुअल प्लेजर गेन करना। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल सैडिज्म, किसी और को तकलीफ पहुंचा के सेक्सुअल प्लेजर लेना। मैसोचिज्म मतलब मुझे खुद को तकलीफ पहुंचा के प्लेजर लेना। ट्रांसवेस्टिज्म किसी दूसरे जेंडर के कपड़े पहन के और सेक्सुअल प्लेजर लेना। तो इसके अंदर सैडिज्म नहीं होता है। ऑटो इरोटिक है, ऑटो मतलब सेल्फ मतलब मुझे, और एम से मैसोचिज्म। इतना आपको याद रखना है, सैडिज्म नहीं होता, मैसोचिज्म होता है इसका। ट्रांसवेस्टिज्म के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा BDSM बॉन्डेज, डिसिप्लिन, डोमिनेंस, सैडिज्म, सबमिशन, मैसोचिज्म, उसके अंदर एम का पार्ट मैसोचिस्टिक एसोसिएशन में भी ये मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया। अब आपके एफएम के अंदर 2.20, 2.21, 2.22 और 2.23 4 लेक्चर्स जो हैं वो इन 3 वीडियोस में कवर हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।